गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रश्न पत्र में आज हम पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि लैंगिक जनन में पहले गैमीट बनते हैं और फिर गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इस क्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस भ्रूणीय विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बिना ही भ्रूणीय विकास होता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था रिचर्ड ओवेंस ने 1849 में। 1849 में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया गया था पार्थिनोजेनेसिस का। ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भिन्न है, अलैंगिक जनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण अर्थात स्पर्म और ओवम का निर्माण नहीं होता है, जबकि पार्थिनोजेनेसिस में स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। अगर पौधों में बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस जैसा ही प्रक्रिया पौधों में होती है, उसको एगैमोस्पर्मी कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस कितने प्रकार की हो सकती है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल, कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार का बांटा गया है। नेचुरल या प्राकृतिक प्रकार का अनिषेक जनन वो अवस्था है जब सामान्य तौर पर प्रकृति में बिना निषेचन के ही किसी जीव में भ्रूण का विकास हो। और आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस वो अवस्था है जब बाह्य कारकों के द्वारा इसको इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, तब ये आर्टिफिशियल कहलाती है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार की हो सकती है, ऑब्लिगेट हो सकती है या फैकल्टेटिव प्रकार की हो सकती है। फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जब जीव में ये कैपेसिटी हो, ये क्षमता हो कि वो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा भी भ्रूणीय विकास कर सकें या फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी भ्रूणीय विकास कर सकें। तो ये फैकल्टेटिव प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। दोनों विकल्प यहाँ खुले रहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस का भी और फर्टिलाइजेशन का भी। अनेक शार्क प्रकार की मछलियाँ होती हैं, कोमोडो प्रकार की छिपकलियाँ होती हैं, कई बर्ड्स हैं, इन सब में ये प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा है ऑब्लिगेट प्रकार का पार्थिनोजेनेसिस। इनमें कम से कम एक पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे जीव जिनमें कम से कम एक पीढ़ी ऐसी हो जो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही प्रजनन कर सके। ऐसी स्थिति को ऑब्लिगेट कहते हैं, अर्थात कम से कम एक पीढ़ी ऐसी हो जिसके पास निषेचन के द्वारा प्रजनन करने का या भ्रूणीय विकास करने का विकल्प ना हो। तो ये ऑब्लिगेट प्रकार का है। ऑब्लिगेट प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस को फिर से दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार का बताया जाता है। एक तो है कांस्टेंट प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस। ऐसे जीवों में पार्थिनोजेनेसिस ही विकल्प है, दूसरे विकल्प नहीं है, अर्थात प्रजनन की क्रिया पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही होती है। और ऐसी जातियों में मात्र फीमेल पाए जाएंगे, मेल पाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होगी ही नहीं।
अनेक छिपकलियों में तथा श्रिम्प में ये स्थिति पाई जाती है, वहाँ सिर्फ फीमेल ही पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस है, इसको साइक्लिकल कहते हैं। यहाँ पर एक पीढ़ी पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा डेवलप करेगी, फिर उसकी अगली पीढ़ी फर्टिलाइजेशन के द्वारा डेवलप करेगी, फिर उसकी अगली पीढ़ी पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा डेवलप करेगी। अर्थात ये एक तरह से अल्टरनेशन या क्रम चलता रहता है, एक पीढ़ी पार्थिनोजेनेसिस, अगली पीढ़ी फर्टिलाइजेशन। तो ये साइक्लिक कहलाती है, चक्रीय प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। एफिड और रोटीफेरा के जीवों में ये पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और तरीका हो सकता है पार्थिनोजेनेसिस को क्लासिफाई करने का, अर्थात पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा बनने वाला जो भ्रूण है वो मेल हो या फीमेल हो, इसके आधार पर। तो थैलीटोकी वो अवस्था कहलाती है जिसमें पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा फीमेल का निर्माण होता है। उदाहरण चींटियाँ, वैस्प। दूसरी है अरिनोटोकी। अरिनोटोकी वो अवस्था है जहाँ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा मेल का विकास होता है, जैसे मधुमक्खी। तीसरा है एम्फीटोकी, जहाँ मेल या फीमेल दोनों ही बन सकते हों पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। तो ये तो बात थी नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की। इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस वो अवस्था है जब बाह्य कारकों के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा प्रेरित किया जाए पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया। ये कई तरह के कारक हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल प्रकार के कारक हो सकते हैं। फिजिकल कारकों में अगर किसी एग को नीडल के द्वारा प्रिक कर दिया जाए, सुई के द्वारा उसमें टच कर दिया जाए, तो वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही विकसित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अंडे को अगर हल्का सा हिला दें, शेक कर दें, तो भी उसमें विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से और तरीके हो सकते हैं। टेम्परेचर का तरीका हो सकता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या विद्युत शॉक लगाया जाए, थोड़ा सा विद्युत प्रवाह अंडे पर किया जाए, तो भी अंडे का विकास बिना फर्टिलाइजेशन के प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक केमिकल्स हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, इथेनॉल, कोल्चिसिन। इन केमिकल्स से अगर अंडे को ट्रीट कर दिया जाए तो भी उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के विकास प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा सा इसकी सेलुलर मैकेनिज्म्स के बारे में भी जान लें। देखिए, हम जानते हैं कि जब गैमीट बनता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, मियोटिक विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो गैमीट मिल जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, और दोनों के क्रोमोसोम मिलकर के फिर से सामान्य अवस्था, जिसको हम डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था कहते हैं, वो द्विगुणित अवस्था फिर से प्राप्त कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पार्थिनोजेनेसिस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्रोमोसोम का सेट, जो कि गैमीट बनाने में आधा हो गया है, इसको पूरा कैसे किया जाए। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता तो ये क्रोमोसोम के सेट पूरे हो जाते। इसलिए इन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं जिसके द्वारा क्रोमोसोम का सेट या तो पूरा कर लिया जाए या फिर बिना पूरा किए ही विकास किया जा सके। तो इनको एपोमिक्सिस और ऑटोमिक्सिस दो प्रकार की सेलुलर मैकेनिज्म्स कहलाती हैं। एपोमिक्सिस को माइटोटिक पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मियोसिस को पूरी तरह से या तो दबा दिया जाता है, मियोसिस नहीं होने दिया जाता है, या उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस तरह की व्यवस्था होती है कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अलग नहीं होने पाते। मियोसिस में क्रोमोसोम अलग नहीं होने पाते, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं हो पाती है, और परिणाम
कि मियोसिस के बाद जो अंडा बनता है वो डिप्लॉयड ही रह जाता है, हैप्लॉयड अर्थात आधे क्रोमोसोम वाला अंडा बनने नहीं पाता है। दूसरी प्रकार की ऑटोमिक्सिस कहलाती है, इसको मियोटिक पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मियोसिस की सामान्य क्रिया होती है, क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब पोलर बॉडी बनती है तो अंडा उसी पोलर बॉडी के साथ ही फ्यूज कर लेता है, जुड़ जाता है, या हम कहें कि पोलर बॉडी को अलग नहीं होने देता है, और परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम, पोलर बॉडी का क्रोमोसोम आ जाता है और एग का स्वयं का क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन जैसा ही बराबर अवस्था, क्रोमोसोम की बराबर संख्या विकसित हो जाती है। तो ये मियोटिक पार्थिनोजेनेसिस है, जिसमें मियोटिक विभाजन तो हुआ, लेकिन अंडे ने पोलर बॉडीज का क्रोमोसोम ले लिया और फिर से उनकी डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसे भी अवस्थाएं होती हैं जहां द्विगुणित अवस्था प्राप्त किए बिना ही हैप्लॉयड अवस्था में ही विकास प्रारंभ हो जाता है, डेवलपमेंट होने लगता है। पार्थिनोजेनेसिस का क्या महत्व है? देखिए, एक तो पार्थिनोजेनेसिस में रिप्रोडक्शन पर जो मेहनत या एनर्जी खर्च हो रही है वो बच जाती है, समय बच जाता है। ऐसे में जहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस हो रही है उन जीवों को अपना मेट या सेक्सुअल पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके समय और ऊर्जा का बचत हो जाता है। दूसरा, अगर वातावरण विपरीत प्रकार का है और कुछ समय के लिए ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है, वहाँ भी पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा भ्रूणीय विकास करना लाभकारी हो जाता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में सामान्य फर्टिलाइजेशन के द्वारा जनन करना कठिन हो सकता है, और अनुकूल परिस्थितियां बहुत कम समय के लिए अगर उपलब्ध हो रही हैं तो उस कम समय में अपना मेट तलाशना मुश्किल हो सकता है। अगर कहीं पर वातावरण इस प्रकार का है कि भोजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ भी पार्थिनोजेनेसिस कारगर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भोजन और पर्यावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अगर अधिक जीव उत्पन्न होंगे तो वो उस भोजन और पर्यावरण की परिस्थितियों और साथ रिसोर्सेज का उपयोग कर पा जाएंगे, तो वहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के शीघ्रता से प्रजनन करने के लिए पार्थिनोजेनेसिस उपयोगी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देखें, एफिड हैं, ये ग्रीष्म के समय में जब पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है तब ये पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा प्रजनन करते हैं ताकि तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा सकें और भोजन का उपयोग कर सकें। और बाद में जब भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है तो ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा विकसित होने लगते हैं ताकि विकास अर्थात नए जीवों का निर्माण कम संख्या में हो, और भले भोजन की उपलब्धता कम है, जीवों की संख्या भी कम रहेगी तो वो मरेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वातावरण के रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए भी पार्थिनोजेनेसिस का उपयोग किया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस का एक बहुत बड़ा उपयोग किया जा सकता है स्टेम सेल को बनाने में। आप जानते हैं स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी विशेष कोशिका के रूप में परिवर्तित नहीं हुई रहती हैं, उनमें प्लूरिपोटेंसी पाई जाती है, अर्थात वो किसी भी प्रकार की या अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम हैं स्टेम कोशिकाएं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए ये व्यवस्था सोची जा रही है और इस पर काफ़ी अनुसंधान हो रहा है कि किस प्रकार से स्टेम सेल से अंगों का निर्माण किया जा सके। अगर किसी को कोई अंग का प्रत्यारोपण करना है तो बजाय डोनर प्राप्त करने के उसी के स्टेम सेल से उसका अंग बनाया जाए और उसमें प्रत्यारोपण कर दिया जाए। तो स्टेम सेल प्राप्त करने में भी ये जो पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया है ये उपयोगी हो सकती है, और ये चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ा इसका ब्रेक थ्रू हो सकता है निकट भविष्य में।
पौधों में सीडलेस फ्रूट, बिना बीज का फल उत्पन्न करने के लिए पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से आपने पार्थिनोजेनेसिस के प्रकार देखे, इसकी मैकेनिज्म देखी और इसका उपयोग देखा। धन्यवाद बच्चों।